सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम इस वीडियो में पहले सभी बच्चों को आज हम टेस्ट के बारे में, जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा आपका ध्यान इंगित करेंगे कि जो गद्य गरिमा से केवल राष्ट्र के स्वरूप से ही आपको पढ़ना है। टेस्ट हेतु केवल राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ना है और उसमें उस पाठ में जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय से लेकर के पाठ से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसी आधार पर आपका टेस्ट होगा। तो ऐसी दशा में आप छोटे छोटे पूरा बहुत मनोयोग से, बहुत ध्यान एकाग्र करके हर वीडियो को, राष्ट्र के स्वरूप से संबंधित जितना भी वीडियो है उसको अच्छी तरह से खोल करके पढ़िएगा और समझिएगा। समझने के बाद पुनः किताब से भी एक बार रीडिंग लगा करके जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं सब प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ करके, समझ करके, वीडियो के माध्यम से आप अपने उत्तर को सही करिएगा। लेखक के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी उपलब्धियां, फिर रचनाएं से संबंधित पूरे छोटे छोटे प्रश्न, फिर उसके बाद पाठ से पूरा लिया गया है। पाठ से जितने भी शब्दार्थ हैं हमने शब्दार्थ पूरा आपको दिया है, सब बताया है। उसी तरह से आप इस पाठ को पढ़िएगा, अच्छी तरह समझ करके अपने पेपर को करिएगा, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। इसके बाद आज हम इस वीडियो में दूसरे चैप्टर, गद्य गरिमा के दूसरे चैप्टर अशोक के फूल, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। उन्होंने जो अशोक के फूल निबंध लिखा है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि अशोक, जिसमें कोई शोक न हो, जो इसमें कोई चिंता न हो। इसको सीता अशोक के नाम से, खुशियों का पेड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस पाठ को, संपूर्ण पाठ को समझने हेतु मैंने कुछ मुख्य तथ्यों का निर्धारण किया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 तथ्यों को आपको प्रेषित किया था वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें पहला था अशोक वृक्ष का पौराणिक आधार, भी हमने बताया आपको अच्छी तरह से, और संपूर्ण पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको मैंने वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से प्रेषित किया है। अब तीसरा जो मुख्य तथ्य है, पूरे पाठ की समीक्षा के विभिन्न चरण, मतलब पूरा पाठ में क्या है, किन बातों को बताया गया है, उसका क्रमवार किन किन चरणों से हो करके पूरा पाठ गुजरा है, उन चरणों को समझने के बाद हमें आप सबको पूरे पाठ की जानकारी हो जाएगी। इसको मैंने अपने आप पॉइंट में बनाया है, हेडिंग में बनाया है, और उस हेडिंग के माध्यम से आपको पूरे पाठ की अच्छी तरह से, बड़ी सरलता से जानकारी हो जाएगी। आप पूरे पाठ को समझ लेंगे। क्योंकि शब्दार्थ पहले ही आपको मालूम है तो पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। तो आज इसका समीक्षा का जो प्रथम चरण है वह है अशोक का मनोहर पुष्प एवं लेखक की उदासी। अशोक का मनोहर पुष्प एवं लेखक की उदासी, ये आपका प्रथम इसका पॉइंट है। इसमें लेखक जो है वह अशोक के वृक्ष को देखता है तो वह बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। उसमें नए नए लाल रंग के गुच्छों से पूरा छोटा सा ठिगना सा पेड़ वह फूलों के गुच्छों से भरा हुआ है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मोहक है। वह उसमें इतनी मोहकता है कि वह दूसरों के चित्त को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। तो लेखक सोचते हैं कि यह इतना मनोहर पुष्प है,
हो सकता है इसकी मनोहारिता को देख करके कामदेव ने अपने 5 बाणों में इस फूल को भी महत्व दिया है। कामदेव ने अपने 5 बाणों में जो 5 उनके फूलों के बाण हैं, उनके तर्कस में वे हैं, पहला है अरविंद है, दूसरा नीलोत्पल है, तीसरा अशोक है, चौथा आम है और 5वां नवमल्लिका है। अरविंद का क्या प्रतीक है? अरविंद जो फूल किनके बाण उसका प्रतीक है सम्मोहन, नीलोत्पल का प्रतीक है उन्मादन और शोषण का है। आम जो है, अशोक जो है वह संतापन का है और आम जो है, आम से मतलब आम के बौरों से, आम की मंजरियों से इसका तात्पर्य है, वह शोषण का प्रतीक है और नवमल्लिका जो है स्तंभन का प्रतीक है। ये 5 फूलों के बाण वे अपने उनके तर्कश में है। तो इसके सुंदर रूप को देख करके कामदेव ने इसको अपने तुड़ीर में स्थान दिया है। लेकिन लेखक जब इनके फूलों को देखता है प्रसन्न तो होता है, लेकिन प्रसन्न होने के बाद वह उदास भी होता है। तो उनकी उदासी का ये कारण नहीं है कि यह सौंदर्य से भरा हुआ यह पुष्प जब इसका विनाश होगा तो इसकी क्या दशा होगी, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उनकी उदासी का कारण दूसरा है। उनकी उदासी का कारण यह है कि इतने सुंदर पुष्प को क्या केवल कालिदास ने ही देखा और इसके सुंदरता से आकृष्ट हुए और अपने काव्यों में इसको स्थान दिया? क्या इसके पूर्व जो साहित्यकार थे क्या इस फूल से अपरिचित थे? अपरिचित नहीं थे। और न बाद के कालिदास के बाद के साहित्यकारों ने, कि साहित्य में कोई भी इसका वर्णन नहीं आया है। इसलिए लेखक ये सोचते हैं कि इन साहित्यकारों में क्या की सहृदयता क्या समाप्त हो गई थी, इसकी मोहकता से, इसके सौंदर्य से वह क्यों वंचित रह गए, उन्होंने अपने साहित्य में इसको स्थान क्यों नहीं दिया। उनकी उदासी का यही कारण है और कोई कारण नहीं है। फिर है दूसरा है भारतीय साहित्य में अशोक पुष्प का आगमन और निर्गम। दूसरा जो पॉइंट है, भारतीय साहित्य में अशोक पुष्प का आगमन और निर्गम किस प्रकार से हुआ। तो इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय साहित्य में अशोक पुष्प का जो आगमन और निर्गम हुआ, मतलब आया, हमारे भारतीय साहित्य में इसका आना और इसका जाना एक नाटकीय ढंग से हुआ। जैसे कोई अभिनय करने वाला अभिनेता रंगमंच पर आकर के अपने अभिनय को प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद वह रंगमंच से बड़ी शीघ्रता से चला जाता है, पर्दा गिर जाता है, उसका अभिनय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से इसका भी आगमन साहित्य में हुआ। यह केवल कालिदास के काव्यों में बड़े ही सुंदर ढंग से आया। कालिदास ने इसको बहुत ही अपने काव्यों में महत्व दिया और उन्होंने अपने काव्य रचना में इसका वर्णन इतनी सुकुमारता, इतनी पवित्रता के साथ किया है कि जैसे कोई नववधू, इस प्रकार से किया जैसे कोई नववधू जब अपने सर्वप्रथम अपने घर में प्रवेश करती है तो उसके व्यक्तित्व में पवित्रता, गरिमा और सौकुमारिता होती है। वही पवित्रता, वही गरिमा, वही सौकुमारिता के साथ कालिदास ने अपने काव्यों में अशोक के पुष्प का भी वर्णन किया है। लेकिन जैसे ही मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही इस पुष्प को
साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। अर्थात साहित्य के सिंहासन से उतारने का अर्थ है कि साहित्य में इसका वर्णन नहीं हुआ। अब फिर है अगला जो है अब है अशोक वृक्ष की रहस्यात्मकता। अशोक वृक्ष की रहस्यात्मकता, इसमें लेखक ने बताया है कि अशोक का जो वृक्ष है, अशोक के जो पुष्प हैं, वह रहस्य से भरा हुआ। रहस्य का मतलब होता है बेटा छिपा हुआ। कुछ ऐसी इस वृक्ष के साथ ऐसी कुछ गूढ़ बातें हैं जो समझ से परे हैं। उसका वर्णन साहित्य में मिलता है, लेकिन वह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, लेखक भी असमर्थ है। लेखक इसके रहस्य को जानने के लिए बहुत बेचैन है और उसकी व्याकुलता बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आकाश कोहरे से ढक जाए और उस कोहरे में कोई चीज दिखाई न दे और देखने के लिए मनुष्य व्याकुल होता है, वही व्याकुलता लेखक को भी है। लेकिन उतनी वह स्वयं ये बात को अनुभव करता है कि हमारे में वह उतनी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात पंख कहाँ, अर्थात मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसकी रहस्यात्मकता यह है कि जब ये बताया गया है हमारे साहित्य में कि जब सुंदरियां जो हैं अपने पैरों में मेहावर रंग लगा करके और पायल पहन करके, नूपुर पहन करके, बजने वाले जो नूपुर पहन करके, जब इसके पाद देश मतलब निचले भाग में अपने पैरों को हल्का दबाती थी, जैसे ही दबाती थी इसमें एक लालसा का संचार होता था और ऊपर वृक्षों में नए नए लाल लाल पूरा वृक्ष गुच्छों से लाल पुष्पों से भर उठता था। और दूसरा इसका रहस्य यह है कि जब जिस स्त्री को संतान पाने की इच्छा रहती थी, संतान की कामना रहती थी, तो अशोक कल्प में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत रखा जाए और अशोक की 8 पत्तियों को खाने से स्त्रियों की संतान कामना पूरी होती है। उसके बाद तीसरा इसका रहस्य यह है कि इसमें 2 रंग के फूल खिलते हैं, एक सफेद रंग का होता है और एक पुष्प लाल रंग का होता है। जो सफेद पुष्प होता है वह तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। तांत्रिक लोग अपनी सिद्धि पाने के लिए इस फूल का प्रयोग करते थे। और दूसरा जो लाल फूल है वह हमारी स्मृति को बढ़ाने वाला है, काम भावना को बढ़ाने वाला है। यह तमाम औषधियों में इसका प्रयोग होता है। तो यह वृक्ष जो है वह रहस्य से भरा हुआ है। इसमें कई ऐसी गूढ़ बातें हैं जिन बातों को समझना लेखक से परे है। वह स्वयं ये अनुभव करते हैं कि हमारे में वह सामर्थ्य नहीं है कि इसके रहस्य को मैं अच्छी तरह से समझ सकूं। अब आपका यहीं पर मैंने बताया, अगले वीडियो में और भी है 4 पॉइंट और है। अगले वीडियो में हम उन 4 पॉइंट को बता करके पूरे पाठ की जानकारी आपको हो जाएगी। अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, फिर इसके आगे का भाग अन्य वीडियो में हम बताएंगे।